Hello, good evening. Yes, sir. Good afternoon, sir. Yeah, good evening. How are you? Sir, I'm good. Okay, good. First of all, many congratulations for your tremendous result and excellent Thank you, performance. sir. We are Thank you, so sir. happy. We are so happy as a team, of course. So, how are you feeling? Sir, I'm very excited. Okay, Feeling good. Thank you so much for joining us. अच्छा, आप बताओ आपका रैंक कितना है? पहले आप बताओ रैंक कितना है, then we'll go forward. सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक है 58 इन Okay. बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, ओके, वेरी गुड। आपका नेटिव कहाँ पे है एंड कौन सा कॉलेज में आप ग्रेजुएशन किए थे? मैं बीएससी एग्रीकल्चर में हूँ, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय फ्रॉम कल्याणी, वेस्ट बंगाल। ओके, गुड, वेरी गुड। तो आपका बैकग्राउंड है बीएससी एग्रीकल्चर, राइट? यस सर। तो बेसिकली 4 इयर्स कोर्सेज होता है, इफ आई एम हाँ नॉट हाँ, रॉन्ग। मैं लास्ट ईयर में हूँ। हाँ, 4 ईयर कोर्स। ओके, गुड, फाइन। सो आप टारगेट कर रहे हो बीएससी एग्रीकल्चर से एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में मूव करने के लिए, राइट? मेरा तो इच्छा है कि मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी में कर सक अगर ज्वाइन हो सकती है तो। या वो भी पॉसिबल है, डेफिनेटली वो भी पॉसिबल है, यस, वो भी पॉसिबल है। ओके ओके, गुड। तो आपका बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर, हाँ आप सर। चाह रहे इंटीग्रेटेड पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंसेस। यस सर। तो मतलब ये जो जर्नी है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, राइट? यस सर। ट्रेडिशनल नहीं है, इट इज हाँ नॉट हाँ। ट्रेडिशनल एट ऑल। तो आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंस में इंटीग्रेटेड पीएचडी करने के लिए। तो इसके बारे में कब से प्लान शुरू किए थे आप? सर, मैं जब स्कूल में थी तो मेरे तब से ही बायोलॉजी में इंटरेस्ट था। तो पेरेंट्स ने बोले थे जे डॉक्टर मेडिकल करने लेनी चाहिए इसलिए, लेकिन मैं नीट के प्रिपरेशन ली तो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। उसके बाद मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिट लिया था। तो वहाँ पर हमें मॉड्यूल चूज करना पड़ता है। वहाँ पर मैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी ली थी। उससे ही मैं बायोटेक्नोलॉजी में जैम के बारे में इंटरेस्ट हुआ था। ओके, गुड। अच्छा, तो आप अगर आपका जो करियर है ओके, वो बेसिकली 4 इयर्स है, राइट? यस तो सर। अगर जो दूसरा टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि नॉर्मल बीएससी से आते हैं, जनरली उन लोग के हाँ पास हाँ 3 साल होते हैं, बट आप 4 साल पढ़े थे। हाँ। तो आप कौन से साल से शुरू किए थे प्रिपरेशन एक्चुअली? मैं तो 2 साल पहले से मतलब 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। ओके, 2 साल पहले से आप शुरू किए थे। ओके, गुड। तो आप जैम का जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ बायोलॉजी नहीं, वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी है। तो आप थोड़ा डिटेल में बताइए उन लोगों को कि आप कैसे आपका प्रिपरेशन एक्चुअली शुरू किए थे। मैं तो यूट्यूब लेक्चर से ही स्टार्ट किए थे। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो थे वो मैं एनसीईआरटी बुक से फॉलो करती थी। वहां पर ओके, जो बेसिक था, बेसिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करती थी, वहां से ही हो गया। और जैम में बायोटेक्नोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ज्यादा हार्ड नहीं होता क्वेश्चन। वो बेसिक से ही आता है, उसके कोई टेंशन नहीं है इसके लिए। या और बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी है, वो थोड़ा डेप्थ से करना चाहिए। ओके, या सो ये जो एक फैक्टर है बता ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का इतना डरने का है नहीं। हाँ कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स उतना स्ट्रांग नहीं होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। एंड जब देखते हैं कि हाँ आईआईटी जैम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वेटेज काफी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट लाइक 50-50, लाइक 50% बायोलॉजी, 50% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस देख के लगता है कि हाँ हमसे तो होगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ काफी अच्छा वेटेज में है। सो हाउ विल आई ओवरकम? तो आप बताओ उन लोगों के लिए, जो जूनियर्स है जो आने वाले साल में एग्जाम देंगे, उनके लिए आप बताओ कि हाउ दे शुड एक्चुअली प्रैक्टिस। जैसे वन पॉइंट आपने रेज किया कि सर मैंने एनसीईआरटी किताब फॉलो किए थे, राइट? दैट इज वन गुड पॉइंट कि सर मैंने एनसीईआरटी किताब फॉलो किए थे फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से डर रहे हैं, एनसीईआरटी किताब फॉलो करेंगे तो विल इट बी एनफ फॉर देम? हाँ सर, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए अगर मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छे से पढ़ूंगी, मतलब मैथ्स में हर 11-12 में बहुत ज्यादा सिलेबस है।
उतना तो उतना सा क्वेश्चन नहीं आता, मतलब अगर मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिक्स इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाऊंगी तो उससे हमें पता चलेगा कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वही पहले करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इंटरप्ट करूंगा। देखिए, यहाँ पे दो फैक्टर है। नंबर वन, अगर आप IIT जैम में जो सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो सिलेबस है, पहले आप सिलेबस को स्क्रीन किए थे कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें जनरली 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप जब जैम का तैयारी शुरू किए थे, तब वहां पे क्या आप सिलेबस के हिसाब से थोड़ा स्क्रीन किए थे कि हाँ, ए पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं छोड़ सकता हूँ, ए पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री का मैं छोड़ सकता हूँ, ऐसे स्क्रीन किए थे, या टोटल केमिस्ट्री आप पहले से लेके चल रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो स्क्रीन किए थे, मतलब मुझे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं किसी ओके, किसी टॉपिक ओके, में ज्यादा प्रेफरेंस दिए थे जो इम्पोर्टेंट है। ओके। तो डेफिनेटली द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू फिजिक्स आल्सो, क्योंकि हाँ एनसीईआरटी का हाँ। जो सिलेबस है फिजिक्स का, वो भी इतना कम नहीं है, वो भी पूरा कवर अप किया है, राइट, 11th 12th स्टैंडर्ड मिला के। हाँ। तो क्या उसमें भी आप कुछ चैप्टर छोड़ दिए थे, या सब कुछ लेके चल रहे थे पहले से? नहीं नहीं, मैं तो पीवाईक्यूज में देखी थी कौन कौन सा चैप्टर से इम्पोर्टेंट है, ज्यादा ईयर में क्वेश्चन आता है, वही अच्छे से किया था, और उसके बाद जो पॉसिबल है वो किया था। ओके, सो नंबर वन, आप आपका हिसाब से आप जो बोल रहे थे कि आप एनसीईआरटी किताब फॉलो किए थे फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड सेकेंडली यू हैव नॉट कवर्ड द होल सिलेबस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स आल्सो, बिकॉज आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख के आपको लग रहा था कि हाँ, कौन कौन सा यूनिट से वेटेज ज्यादा है, कहाँ से क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा है। अकॉर्डिंगली यू हैव रिमूव्ड सम ऑफ द पार्ट, राइट? यस सर। यू स्क्रीनड आउट, एंड बाकी जो पार्ट था उसको और ज्यादा प्रैक्टिस किए थे, right? यस सर। Yeah, this is one thing. Now another thing, देखो जनरली क्या होता है कि इसका जो प्रिपरेशन है, इसका प्रिपरेशन जनरली स्टूडेंट्स जो कि ऑनगोइंग बीएससी कर रहे हैं, वही लोग कहते हैं। मतलब आपको आपका जो बीएससी कोर्स है उसके साथ साथ इसका प्रिपरेशन लेना है, राइट? हाँ हाँ। बहुत कम स्टूडेंट है जो कि ईयर ड्रॉप देते हैं, मतलब इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही कम है। I don't think anybody will drop, but their percentage will be very less, hardly 1% or 2%. So ये जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है जो कि बीएससी के साथ साथ इसका तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो वो लोग एक टाइम क्रंच फील करेंगे, क्योंकि उसका अपना सेमिस्टर एग्जाम होगा, फिर उसका ऑनगोइंग असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स, क्लासेस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज होगा। तो टाइम कैसे मैनेज करेंगे स्टूडेंट्स, आप प्लीज बताइए, क्योंकि आपका तो ऐसे 3 साल का नहीं है, आपका 4 साल का बीएससी था, एंड आप बोल रहे थे कि मैं 2 साल से इसके लिए तैयारी कर रही थी। सो आप टाइम कैसे मैनेज करते किए थे? दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर। आई एम श्योर दोज हु आर लिसनिंग टू अस, दे विल बी सो क्यूरियस टू नो कि हाउ यू मैनेज द टाइम। प्लीज बताइए। यस सर, मैं तो बीएससी एग्रीकल्चर में थी, यहाँ पर तो मेरा सिलेबस बहुत ही डिफरेंट है आईआईटी हाँ, जैम से। तो टोटली डिफरेंट है, यहाँ आई नो, पर आई नो। टोटली डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैंने ज्यादातर दिन में 3-4 घंटा देती थी आईआईटी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, एंड और वो हर दिन मुझे कॉलेज जाना पड़ता था और बहुत प्रैक्टिकल था, लेकिन मैं फिर भी 3-4 घंटे दिन में देती थी, वहां पर मैं ओके, मैनेज करती थी। ओके, मतलब हर एक दिन 3 घंटा आप स्पेशली रखते थे जैम के लिए, राइट? यस सर, हाँ, क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा ही डिफरेंट है। ये आई नो, आपका सिलेबस टोटल आपके प्लांट ब्रीडिंग्स होगा, प्लांट पैथोजन होगा, और भी बहुत सारे चीज होगा जो कि टोटली जैम का सिलेबस में आता ही नहीं है। एग्रीकल्चर इज ए यस। टोटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो आप हर एक दिन आप 3 घंटा अलग से रख रहे थे जैम के प्रिपरेशन के लिए, राइट? यस सर। ओके, और मैं तो लॉकडाउन से स्टार्ट करनी करी थी 2021 से, तब उस टाइम में बहुत टाइम मिला था तो। ओके, 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 या उस टाइम पे कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा था, राइट? तो थोड़ा घर हाँ से हाँ। थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड किए थे। ओके, ओके, ओके। अच्छा, और एक चीज बताओ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही बोलते हैं कि सर, आ, हम लोग ऐसे जो कि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या तो ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है?
मुझे तो ऑनलाइन क्लास से ही अच्छा ही लगता था। मैं तो ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर से ही देखती थी। यहाँ पर मैं तो मैक्सिमम चीज ऑनलाइन क्लास से ही करती थी। ये जैम का प्रिपरेशन पूरा ही मतलब ऑनलाइन लेक्चर से मैं यूट्यूब चैनल से ही करती थी। ओके ना, क्यों मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो कोविड से पहले जनरली हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में इतना फैमिलियर नहीं थे, राइट? हाँ हाँ। सिर्फ इंडिया के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड में भी अगर देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस का जो एक्सेप्टेंस था, जो उसका जो फैमिलियरिटी था, दैट वाज वेरी लेस। ज्यादातर लोग ऑफलाइन क्लासेस में बिलीव करते थे, बट कोविड आने के बाद सिनेरियो टोटली चेंज हो गया, राइट? तो और कोई रास्ता था नहीं, मतलब विदाउट ऑनलाइन क्लासेस देयर वाज नो ऑप्शन। सो हम लोग ज्यादा फैमिलियर हो चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बट स्टिल कुछ लोग मानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस आर मोर इफेक्टिव देन ऑनलाइन क्लासेस। तो आप थोड़ा बताएं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या आपको क्या नजर में आ रहे हैं इन इन दैट डिफरेंसेस? ऑनलाइन क्लास में एक होता है जो मैं ऑनलाइन में मुझे जब टाइम मिलता है मैं कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखती हूँ और मुझे कोई टॉपिक में अगर मैं स्किप करके या फिर दोबारा देख सकती हूँ, लेकिन ऑफलाइन में वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ऑफलाइन में यस। अब प्रैक्टिकल कोई कोई चीज अगर प्रैक्टिकली हम लोगों का कोई जो डेमोन्स्ट्रेट कर प्रैक्टिकल रहे है हैं, हाँ, प्रैक्टिकल कोई उसके डेमोन्स्ट्रेट लिए कर रहे हैं, या ऑफलाइन क्लास जरूरी है। हाँ डेफिनेटली, हाँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जनरली ये सब प्रिपरेशन के लिए उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको हाँ, थियोरिटिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना लेकिन चाहिए। ये जैम प्रिपरेशन के लिए मुझे लगता है ऑनलाइन काफी है। ऑनलाइन काफी है। ओके ओके, या टाइम का भी क्योंकि एक मैं पूरा ही बहुत बड़ा। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से ही किया है। ओके, आप ऑनलाइन यूट्यूब से ही किए थे। ओके, गुड। अच्छा, तो आपका प्रिपरेशन था लास्ट 2 साल से, और हम यस लोग यस। सिटीज बैच जो जैम के लिए लॉन्च किए थे वो हार्डली 3 मंथ्स बिफोर। सो हाँ आप यस यस। कैसे सिटीज बैच के बारे में आपको कैसे पता चला, एंड हाउ यू आर एसोसिएटेड विद अस थ्रू सिटीज कोर्सेस? मैंने तो फिजिक्स वाला पहले से ही फॉलो करती थी। मतलब उससे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री जो फिजिक्स वाला का ओरिजिनल चैनल है उससे ही करती थी। तो उससे मुझे इसके उसके बाद मुझे जैम का जो न्यू चैनल है उसके बारे में पता चला। वहां पर मैं गई थी। वहां पर मैंने आपके जो बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर है और विशाली मैम का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर सभी अटेंड किए थे। मुझे अच्छा लगा था। वहां पर मैं उससे नोट बनाई थी एग्जाम के पहले। वो बहुत अच्छा था। ओके ओके ओके। अच्छा, ये जो नोट बनाने की आप बात कर रहे हो, यहाँ पे मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर, जब मैं क्लास देख रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस, क्या उस टाइम पे खुद का नोट होना जरूरी है? तो एज ए स्टूडेंट आप क्या मानते हो कि आपका खुद का नोट्स होना जरूरी है? हाँ, मुझे तो लगता है मुझे अगर मैं खुद के हैंड से लिखती हूँ कोई से मेमोरी हो जाता है। इसलिए मैं ऑलवेज हैंड रिटन नोट ही प्रेफर करती हूँ। हैंड रिटन नोट प्रेफर करते हो? ओके ओके, गुड। एंड अगर टेक्स्ट बुक का बात करें तो आप टेक्स्ट बुक फॉलो किए थे? हाँ, मतलब मैं फर्स्ट फर्स्ट में लेक्चर देख के समझ जाती है टॉपिक। उसके बाद और डिटेल्स जाने के लिए टेक्स्ट बुक फॉलो किए थे थोड़ा थोड़ा। ओके, अच्छा, अब मैं थोड़ा लाइफ साइंस या तो बायोलॉजिकल साइंस के बारे में थोड़ा डिटेल्स बात करेंगे। तो लाइफ साइंस का सिलेबस एनसीईआरटी की किताब फॉलो करने से नहीं होगा, राइट? आई एम श्योर। नहीं नहीं सर। या डेफिनेटली नहीं होगा, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। अच्छा, आप बताओ कि लाइफ साइंस में कौन सा टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक आप फॉलो किए थे? लाइफ साइंस के में मैं बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर थोड़ा थोड़ा पढ़ी थी पहले। और वो एक फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ साइंस जो बुक है वो भी फॉलो किए थे। उससे ही हो गया था। अच्छा, और बायोकेमिस्ट्री, और बाकी सारा पार्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? लाइफ साइंस का जो बुक है उससे फॉलो किए थे। अच्छा अच्छा, लाइफ साइंस का जो बुक है उससे फॉलो किए थे। ओके, हाँ सो बेसिकली यही दो चीज आप फॉलो किए थे, राइट? हाँ ओके, यही दो चीज फॉलो करके आपका ऑलमोस्ट बायोटेक का जो सिलेबस है थोड़ा कवर हो गया था। हाँ। ओके ओके, फाइन। तो आईआईटी जैम के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम होता है बायोटेक रिलेटेड फील्ड में,
जैसे yes. एक तो है डेफिनेटली इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए टीआईएफ और एनसीबीएस जो कंडक्ट करते हैं, तो विल यू राइट दैट एग्जाम अगेन बिकॉज यू ऑलरेडी गॉट अ वेरी गुड रैंक एंड यू कैन मैं डेफिनेटली। गेट एक्सेल में अपियर हुआ था और गेट अच्छा एक्सेल में क्वालिफाई हुआ। अच्छा, गेट एक्सेल आपका क्वालिफाई हुआ, ओके ओके या। बट इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आपका अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो वहाँ पे दे विल कंसीडर योर जैम रैंक आल्सो, so no problem, you can easily apply there and you will be shortlisted, I'm sure. और I mean, मैं JNCSR में भी करना चाहती हूँ, वहाँ पर अप्लाई किया है। अच्छा JNCSR में आप अप्लाई किए हो, हाँ। ओके ओके गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो ऑलरेडी आपका टारगेट सेट है कि हमको JNCSR में पढ़ना है, राइट? तो JNCSR के बारे में कब आपको पता चला? वो भी मैं यूट्यूब देख के ही पता चला वहाँ पर, मतलब मैं एक बार सर्च कर रही थी कहाँ कहाँ पर इंटीग्रेटेड यहाँ पर होता है, वहाँ पर ही मुझे पता चला JNCSR के बारे में। Yeah, Bangalore is a hub of life science education. You'll see n number of अच्छा। institutes जहाँ पे आप integrated PhD कर सकते हो। JNCSR हाँ तो है ही, यहाँ पे हाँ, INSTEM भी होगा। IISc में भी किया वो फॉर्म फिलअप, लेकिन नहीं पता होगा या नहीं। Okay. But anyway, good luck for ISC also. But you can try NCBS. You can try INSTEM also, Institute of Stem Cell Biology and Regenerative Medicine. वहाँ पे भी try कर सकते हो. And JNCSR is of course a stalwart institute. Everything is fine. I mean, no problem with that. Okay. So आपका already mindset fixed है कि हमको integrated PhD करना है, right? हाँ हाँ। ओके अच्छा, आप मैं आपको थोड़ा दूसरा कुछ चीज पूछूंगा। देखिए आपका बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर, बट आप yes, स्विच कर रहे हो बायोलॉजिकल साइंस में रिसर्च लेवल पे, दैट्स अ गुड मूव आई मस्ट से। एंड यहाँ पे देखो, अगर मैं पूरा लाइफ साइंस स्टूडेंट्स का जो पूल है उसके बारे में अगर मैं थोड़ा कंसिडर करूँ, उसमें आपका जूलॉजी आएगा, बॉटनी आएगा, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, काफी सारे स्टूडेंट उसमें आ सकते हैं एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, राइट? एंड yes. they can definitely switch to integrated PhD as well as MSc level also, दोनों में वो लोग आ सकते हैं। तो considering the current scenario of the jobs and considering the current market demands, जो ट्रेंड चल रहे हैं अभी मार्केट में, तो ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लगता है कि लाइफ साइंस स्टूडेंट्स जो है जो कि अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकता है? मतलब एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको कितना पता है, आप थोड़ा बताओ। अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो वो रिसर्च ओरिएंटेड में जा सकते हैं। MSc के बाद जो BARC का होता है एग्जाम, वहां पर जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में तो बहुत सारी कंपनीज भी लेता है, वहां पर हो सकता है। ओके तो आप पीएचडी के बाद आप एकेडमिक्स के बारे में सोच रहे हो या रिसर्च के बारे में सोच रहे हो, मतलब इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हो? व्हाट मैं इज योर रिसर्च के प्लान? बारे में चाहती हूँ, मैं रिसर्च में ही जाना चाहती ओके सो यू आर बेसिकली लुकिंग फॉर साइंटिस्ट एज ए कैरियर ऑप्शन, राइट? हूँ। सर ओके गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका फैमिली में और कोई है जो कि हायर स्टडीज में ऑलरेडी पहले से है, जो नहीं, कि आपको काफी फैमिली में हर एक जो हायर स्टडीज में, मतलब फैमिली में सब डॉक्टर या इंजीनियर ही है, तो इसलिए वहां पर हायर स्टडीज के में कोई नहीं है। ओके ओके ओके, दे आर ऑल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, ओके। कभी कभी क्या होता है ना कि हो सकता है कि आपका खुद का ब्रदर्स हो या सिस्टर हो, या तो आपका कोई रिलेटिव हो, या तो आपका स्कूल का कोई इमीडिएट सीनियर हो, या तो आपका हाँ, कॉलेज का। मैं तो मेरे सीनियर से ही अ, यहाँ पर जाने के लिए सोच रही हूँ, मतलब सीनियर से ही अच्छा सीनियर मोटिवेशन। से, अच्छा अच्छा हाँ। सीनियर से मोटिवेशन मिला, ओके गुड, ओके वेरी गुड। ओके तो आप थोड़ा कुछ दूसरा चीज बताओ, जैसे आपका एक तो एग्जाम आप टारगेट किए थे आईआईटी जैम, दूसरा आप टीआईएफ और एनसीबीएस वाला एग्जाम दिए थे या देना है आपको? ये सर मैं दिए थे, लेकिन मेरा मतलब एग्जाम में बहुत गलती हो गई है, इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं की थे। ओके बट यू कैन राइट दिस ईयर ऑल्सो, आई मीन इफ यू वांट यू कैन राइट दिस ईयर ऑल्सो, यस बट सर। उसको देने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी जैम में इतना अच्छा रैंक आ गया, ऑन दैट बेसिस यू कैन डेफिनेटली गो अहेड, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके देखो यहाँ पे एक मैं दूसरा चीज पूछ रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मानते हैं कि इंडिया से पीएचडी करने से बेटर होगा कि बेटर गो टू अब्रॉड,
तो आपका दिमाग में वो है अभी भी, या पहले से भी था कि हाँ हमको पीएचडी अब्रॉड से करना है, ऐसे कुछ सोच रहे थे आप पहले से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। पीएचडी तो इंडिया से ही करना है। अगर कहीं पोस्ट डॉक करने की सोचूंगी तो वो अब्रॉड से सोचूंगी। Acha, acha. No, that's a good thing. I mean, I must appreciate you that you are still thinking India as a very good destination for research and PhD. Of course, you should. I mean, कुछ लोग ऐसे थोड़ा गलत सोचते हैं कि सिर्फ एब्रॉड जाने से हो जाएगा। मैं आपको कुछ चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, रिसर्च का एक पैरामीटर होता है, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आप जब स्टूडेंट हो टिल यूजी लेवल और पीजी लेवल, आप कितना अच्छा स्टूडेंट हो कैसे प्रूव करोगे? सिंपली बेस्ड ऑन योर मार्क्स, राइट? आपको बीएससी में कितना मिला, एमएससी में कितना मिला, या तो कुछ एंट्रेंस आप क्वालिफाई किए हो कि नहीं। दीज आर द ओनली पैरामीटर्स टू प्रूव हाउ गुड यू आर। नाउ व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, हाउ विल यू प्रूव हाउ गुड यू आर? देयर इज ओनली अ सिंगल पैरामीटर, थ्रू योर रिसर्च पब्लिकेशन। आप कौन सा जर्नल में पब्लिश कर रहे हो, उसका क्वालिटी क्या है, उसका इंपैक्ट फैक्टर क्या है, राइट? तो अगर इसका हिसाब से अगर एक स्टूडेंट्स का क्वालिटी जांच करोगे कि हाँ एक कितना अच्छा रिसर्च स्कॉलर है, उसका कितना इंपैक्ट फैक्टर में उसका पब्लिकेशन है, थोड़ा देखो, राइट? क्योंकि दिस इज द प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया टू जज अ रिसर्च स्कॉलर हाउ गुड ही इज इन हिज साइंस। सो अगर ये देखा जाए, मैं बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन टच विद मेनी स्कॉलर्स इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड, तो उन लोगों का मानता है कि जिस टाइप ऑफ जर्नल हम लोग टारगेट करते हैं अब्रॉड से, सेम टाइप ऑफ पब्लिकेशन इंडिया से भी होता है। इनफैक्ट इसका फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि जेबीसी, वेरी प्रेस्टिजियस जर्नल, जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, या तो मान लीजिए कि पीएनएस, वेरी यू कैन से वेरी प्रेस्टिजियस जर्नल पीएनएस। देन जैक्स, जैक्स है जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, वेरी टॉप जर्नल्स। या तो आप कुछ और भी सीरीज में बता रहा हूँ, बीएमसी, बायोमेड सेंट्रल, स्प्रिंजर नेचर का। या तो प्लॉस, एक सीरीज है, प्लॉस का भी एक सीरीज आता है, प्लॉस पैथोजन, प्लॉस माइक्रोबायोलॉजी, प्लॉस जेनेटिक्स, ऐसे बीएमसी के भी आता है, बीएमसी माइक्रोबायोलॉजी, बीएमसी जेनेटिक्स, बीएमसी बायोटेक्नोलॉजी, बीएमसी बायोकेमिस्ट्री, ऐसे पूरा सीरीज आता है। देन है फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स का भी पूरा सीरीज है, बहुत सीरीज है फ्रंटियर्स का, ये भी काफी रेपुटेड जर्नल्स है। सो ये सब जर्नल में पब्लिश करने का जो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, मैं बता रहा हूँ एक स्कॉलर का, पीएचडी स्कॉलर का, अब्रॉड में भी जितना होता है इंडिया में भी उतना ही होता है। इंडिया में भी उतना ही होता है, ठीक है? ऐसे कोई नहीं है कि बस अब्रॉड जाने से ही आप जेबीसी में पब्लिश कर सकते हो, आप इंडिया में भी जेबीसी में पब्लिश कर सकते हो। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है जहां से आप जेबीसी बहुत फ्रीक्वेंटली पब्लिश कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स का, काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसे से गलत फहमी है, वो लोग ऐसे सोच लेते हैं कि अगर रिसर्च करना है तो हमको अब्रॉड ही जाना है। You should not take it in that way actually. See, if you are thinking you can go, but you should not think that simply going abroad will be the better thing. That is the wrong thinking actually. आप डेफिनेटली जा सकते हो, देखो अगर आपके पास ऑप्शन है तो यू कैन गो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप यही सोच रहे हो कि हाँ अब्रॉड जाने से ही अच्छा रिसर्च हो जाएगा, इंडिया से अच्छा रिसर्च नहीं हो पाएगा, दैट इज नॉट द फेयर थिंकिंग, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच विल बी अप्रिशिएटेड। आपको क्या मानते हैं, मानना है इस बारे में? मैं तो बोल रही हूँ, मतलब इंडिया में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट है। अगर वहां से कर सकती हूँ तो मैं क्यों अब्रॉड में जाऊँ? या ऑफ कोर्स डेफिनेटली। या आप पोस्ट डॉक्टर लेवल पे जा भी सकते हो, एंड इंडिया में भी अभी पोस्ट डॉक्टर लेवल पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज आ गया। एंड आई डोंट नो वेदर यू आर अ सिंगल बॉर्न चाइल्ड, आर यू अ सिंगल चाइल्ड ऑफ योर यस पेरेंट्स? सर। देन तो आपके पास और भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। आपको पता है सिंगल गार्ड बॉर्न चाइल्ड का फेलोशिप, स्पेशल फेलोशिप है, हाँ यू हाँ, यू नो सुने दिस? थे, सुनी थी। हाँ है, ये है इंडिया में, ये है, ठीक है? सो दोज हु आर लिसनिंग टू अस, दोज हु आर सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स, they can avail full-time PhD fellowship to pursue PhD in Indian Institute, provided कुछ basic criteria आपको qualify करना है definitely, and if you are selected you can go definitely. Okay, yeah. So आपका कुछ मैसेज है जूनियर्स के बारे में, आप थोड़ा लास्ट बताओ। जूनियर्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जूनियर्स जो कि आने वाले साल में एग्जाम देना है, तो आपके लिए मतलब उन लोगों के लिए आप कुछ बताइए, हाउ दे शुड प्रिपेयर मैं फॉर देयर एग्जाम।
मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि एग्जाम बहुत ही हार्ड नहीं होता। अब अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो लेक्चर और बेसिक्स क्लियर है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और एंड ऑल द बेस्ट। ओके 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 एंड फिजिक्स वाला फॉलो कर दीजिए। ओके। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। ओके थैंक यू सो मच Rachayita. Thank you for your next academic journey, and good luck from our side and from our team, and stay in touch with us. Okay. थैंक यू सर। Yeah, thank you for your time. Thank you. थैंक यू सर।